नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ का आखिरी खत। तो चलिए सुनते हैं कहानी माँ का आखिरी खत। भावना, आज शाम को तुम्हें मेरे घर आना होगा। मैं आज तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। अलका ने मुस्कुराते हुए अपनी सहेली भावना से कहा। क्यों आना है? पहले बुलाने का कारण तो बताओ, भावना ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा। कारण तो तुम्हें घर आकर ही पता चलेगा भावना जी, अलका ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं अब समझी, शाम को अपनी शादी पक्की होने की खुशी में दावत दे रही है मैडम अलका, भावना ने भी मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, पर क्या करूँ, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, वरना आज ही शादी कर लूँ, अलका ने मासूमियत सा मुंह बनाकर जवाब दिया। अलका के कहने का अंदाज ऐसा था जिसे देखकर भावना खिलखिलाकर हंसने लगी। बालिके, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जल्दी ही तुम्हें कोई आँख का अंधा और गांठ का पूरा मिल जाए, भावना ने आशीर्वाद देने की मुद्रा में होकर गंभीर लहजे में कहा। भावना की बच्ची, अभी तुम्हें बताती हूँ, अलका ने भावना की ओर दौड़ते हुए कहा। वो दोनों इस समय कॉलेज के स्टाफ रूम में अकेली थी। भावना अलका से बचने के लिए भाग रही थी, तभी वह सामने से आती प्रोफेसर गायत्री जी से टकरा गई। अपने सामने अपनी सीनियर को देख भावना और अलका दोनों ही सकपका गईं। तुम दोनों लड़कियों को देखकर लगता ही नहीं तुम लोग किसी कॉलेज की लेक्चरर हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों कॉलेज की स्टूडेंट हो, गायत्री जी ने उन दोनों को घूरते हुए गंभीर लहजे में कहा। माफ़ कीजिएगा मैडम, वो हम लोग भूल जाते हैं कि हम यहाँ लेक्चरर हैं। मैडम, गलती मेरी नहीं, इस अलका की है, यही मुझे दौड़ा रही थी और मैं आपसे टकरा गई, भावना ने मासूम बनते हुए जवाब दिया। अलका और तुम भावना, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ स्टूडेंट नहीं लेक्चरर हो। ये भाग दौड़ करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। किसी स्टूडेंट ने देख लिया तो उसके सामने तुम दोनों की क्या इज्जत रह जाएगी, गायत्री जी ने गंभीर लहजे में कहा। फिर वो कुर्सी पर बैठ गई। गायत्री जी की डांट खाने के बाद अलका भावना को गायत्री जी से आंख बचाकर धमकाने की कोशिश कर रही थी। वैसे तुम दोनों स्टाफ रूम में दौड़ क्यों रही थी, गायत्री जी ने दूसरा सवाल किया। मैडम, मैं भावना को अपने घर आने के लिए कह रही थी। ये मेरे घर आने को तैयार ही नहीं है। आज मेरी माँ का जन्मदिन है, फिर भी ये वहाँ आने के लिए मना कर रही थी, अलका ने गायत्री जी को बताया। मैडम, मैं आपको और अपनी कुछ खास लेक्चरर्स को भी अपने घर आने का निमंत्रण देना चाहती हूँ। क्या आप मेरे घर आएंगी? मैं अपनी माँ का जन्मदिन अपनों के साथ बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कष्ट सहन किए हैं। अब मैं चाहती हूँ उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, अलका ने अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए गायत्री जी से कहा। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, गायत्री जी ने कुछ सोचते हुए पूछा। मैडम, वो हमारे साथ नहीं रहते, अलका ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। ऐसा क्यों, गायत्री जी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा, अगर मैं आज इस दुनिया में हूँ तो अपनी माँ के कारण। अगर मेरे पिताजी का वश चलता तो वह मुझे भी मेरी दोनों बहनों की तरह गर्भ में ही मार डालते। उन्हें बेटा चाहिए था। उन्होंने चोरी से लिंग परीक्षण करवाया। जब उन्हें पता चला कि गर्भ में बेटी है तो माँ को गलत दवाइयाँ देकर गर्भपात करवा दिया। जब तीसरी बार भी मेरे पिता ने ऐसा करने की कोशिश की तो माँ को शक हो गया। मेरे पिता ने मुझे भी गर्भ में ही मारने की तैयारी कर ली थी, पर माँ पहले ही उनके इरादे को जान गई थी, तो मेरी माँ ने उनका विरोध किया और मेरे पिता का घर छोड़कर अपनी बहन के घर चली गई। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद माँ ने अपने पैरों पर खड़े होकर मेरा पालन पोषण किया। मैडम, मुझे पालने के लिए मेरी माँ ने कुछ दिनों तक लोगों के घरों में बर्तन तक साफ किया और खाना बनाने का काम किया।
फिर जब उन्हें एक स्कूल में नौकरी मिली तो हमारे जीवन में खुशियाँ आईं। माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपनी माँ का ख्याल रख सकूं। अलका अपनी हीरो में कहती जा रही थी। अलका की जीवनी सुनकर गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अलका, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगी। मैं भी उस औरत से मिलना चाहती हूँ जिसने अपने जीवन में इतना कष्ट सहन किया फिर भी विचलित नहीं हुई। ऐसी साहसी औरतें तो प्रेरणा स्रोत होती हैं। उनसे मिलकर मुझे खुशी होगी। गायत्री जी की बात सुनकर अलका खुश हो गई। शाम को सही समय पर भावना, गायत्री जी और कॉलेज के कुछ अन्य लेक्चरर्स अलका के घर पहुंच गईं। अलका सभी को देखकर बहुत खुश हुई। जब वो सबका परिचय अपनी माँ से करवाने लगी तो गायत्री जी अलका की माँ को देखकर चौंक गई। उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा, आरती, तुम अलका की माँ हो? अलका की माँ आरती भी अपने कॉलेज की सहेली को देखकर चौंक गई और दोनों खुशी से एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। जब दोनों अलग हुई तो गायत्री ने गंभीर लहजे में कहा, आरती, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने कभी मुझे बताया नहीं, जबकि कॉलेज में तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहती थी। गायत्री, मैं जिन परिस्थितियों में थी उसमें रहकर मेरा किसी से मिलना संभव नहीं था। जब मैंने अपने पति का घर छोड़ा तो वो शहर और वहाँ के लोग भी हमेशा के लिए छूट गए। परिस्थितियों ने किसी से भी मिलने का मौका नहीं दिया। आरती ने गहरी सांस लेकर बताया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अब उन बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं। आज बरसों बाद ईश्वर ने एक बार दोबारा हम दोनों को मिलवा दिया है। अब हम अगली पिछली सभी कसर पूरी कर लेंगे। आरती की बात सुनकर गायत्री भी मुस्कुरा उठी। उसके बाद सबने मिलकर अलका की माँ आरती का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। भावना अलका की माँ का त्याग, उनके समर्पण को देखकर सोच रही थी, एक ये माँ है जिसने अपनी बेटी के लिए अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, और एक मेरी माँ थी जिसने अपने सुखों के लिए अपने पति और बच्चों को धोखा दिया। जब उसका भांडा फूट गया तो शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली। दूसरे दिन भावना कॉलेज में बहुत उदास थी। उसकी उदासी देखकर अलका ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या बात है भावना, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? मैंने कल पार्टी में भी तुम्हें उदास देखा था। क्या अपने मन का दर्द मुझसे नहीं बताओगी? पहले तो भावना ने बात को टालना चाहा, पर अलका के बहुत जोर देने पर भावना ने बताना शुरू किया। भावना, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे दादी और पिताजी ने बताया कि मेरी माँ का चरित्र अच्छा नहीं था। जब उनके नाजायज संबंध का पता सभी को चल गया तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अलका, क्या माँ ऐसी होती है? इतना कहकर भावना फूट फूट कर रोने लगी। भावना, मुझे नहीं लगता तुम्हारी दादी और पिता ने तुम्हें सच बताया है। तुम खुद सोचो, जो चरित्रहीन होगा वो शर्म से आत्महत्या क्यों करेगा? ऐसा व्यक्ति तो बेशर्म हो जाता है, उसके पास शर्म कहाँ होती है? बात कुछ और रही होगी। तुम्हारे घर वालों ने तुमसे झूठ बोला है। मेरा तो यही मानना है, आगे जैसा तुम सोचो। अलका ने अपने मन की शंका जाहिर की। अलका की बात सुनकर भावना भी सोचने लगी। जब कभी भी वो अपनी माँ के विषय में पूछती तो उसकी दादी कहती, उस औरत के विषय में कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, उसने हमारे खानदान पर कलंक लगाने का काम किया है। माँ का नाम सुनते ही दादी बहुत गुस्से में उससे कहती। उनकी झल्लाहट और गुस्से को देखकर भावना चुप हो जाती। उसके बाद उसने दादी से कभी कुछ नहीं पूछा। भावना जब घर पहुंची तो उसी समय डाकिया ने उसे एक खत दिया। भावना ने उसे उलट पलट कर देखा। उस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं लिखा था। भावना खत लेकर अंदर आ गई। उसने कपड़े बदले, फिर अपने लिए एक कप चाय बनाई। चाय पीते हुए उसने उस खत को खोला तो उस लिफाफे के अंदर 2 खत थे। भावना ने एक खत को खोला, उस खत को पढ़ने लगी। वो खत उसकी बुआ रजनी ने उसे भेजा था, जिसके विषय में उसकी दादी और उसके ताऊ ने बताया कि उनकी मौत किसी बीमारी के कारण हो गई थी। अगर रजनी बुआ मर गई थी तो आज उन्होंने खत कैसे लिखा?
भावना उस खत को दोबारा पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्रिय भावना, सदा खुश रहो। जब यह खत तुम्हें मिलेगा तो तुम सोचोगी कि जब मैं मर गई हूँ तो मैंने तुम्हें खत कैसे लिखा। भावना, मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मेरे मरने की झूठी खबर तो बड़े भैया, माँ और तुम्हारे पिताजी ने लोगों के बीच फैलाई थी। मैं जहाँ हूँ उसका पता और फ़ोन नंबर इस खत में है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा तो मुझसे बात करना। मैं आज अगर जिंदा हूँ तो पार्वती भाभी के कारण, वरना मेरे भाई और माँ ने तो कब का मुझे मार दिया होता। भावना, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम सुधीर था। वह बहुत अच्छे थे पर गरीब थे। मेरे भाई और माँ को जब मेरे प्यार के विषय में पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और कमरे में बंद कर दिया। मेरी शादी अपनी ही तरह एक अमीर खानदान में तय कर दी। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़का शराबी और अय्याश था और मुझसे उम्र में बहुत बड़ा भी था। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे। फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी वहाँ करनी चाहिए। जब तुम्हारी माँ को पता चला कि ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं तो भाभी ने अपने दूर के रिश्ते के भाई से कहकर मेरे और सुधीर के भागने का इंतजाम करवा दिया। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी। मैं अपने प्यार को भी भूल जाती अगर वह लड़का अच्छा होता जिससे मेरी शादी होने वाली थी। जिस घर में मेरी शादी होने वाली थी वहाँ मेरी शादी हो जाती तो मैं जीते जी मर गई होती। इसलिए मैंने सुधीर के साथ भागने का निश्चय कर लिया था। यहाँ आकर हमने शादी कर लिया। सुधीर ने अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ दिनों बाद उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की शादी हो गई है और मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, जहाँ तुम्हारा भाई अवनीश पढ़ रहा है। अवनीश से मेरी बात होती रहती है। ये तो मेरी कहानी थी। अब मैं तुम्हें एक खत भेज रही हूँ। यह खत तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हारे लिए लिखा है और उन्होंने उसे मेरे पास भेज दिया। उस खत में लिखा है कि जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ तो वह खत मैं तुम्हें दे दूँ। तुम्हारी माँ के विषय में मैंने अपने खत में कोई जिक्र नहीं किया है क्योंकि भाभी अपने विषय में तुम्हें स्वयं बताना चाहती थी। तुम्हारे नाम तुम्हारी माँ का यह पहला और आखिरी खत है। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ कैसी थी, उनके साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने आत्महत्या क्यों की। भाभी की सच्चाई अवनीश को पता चल गई है, इसलिए वह भारत नहीं आना चाहता। तुम्हारी बुआ रजनी। अपनी बुआ का खत पढ़कर भावना स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से अपनी माँ का खत खोला। खत बहुत पुराना था, लगभग 20-22 साल पुराना। भावना खत पढ़ने लगी। खत उसे ही संबोधित करके लिखा गया था, मेरी प्यारी बिटिया, सदा खुश रहो। जब तुम्हें मेरा यह खत मिलेगा तो मैं तुमसे बहुत दूर दूसरी दुनिया में रहूंगी और वहीं से तुम्हें अपना खत पढ़ते हुए देखूंगी। भावना, जब तुम यह खत पढ़ोगी तब तुम मुझसे नफरत कर रही होगी क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें यही बताएंगे कि मैं एक चरित्रहीन औरत थी। जब मेरा सच सबके सामने आया तो मैंने शर्म से आत्महत्या कर ली। हाँ भावना, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें यह खत लिख रही हूँ। यह खत तुम्हें जब मिलेगा तो मेरी मौत हुए 1 युग बीत गया होगा। मैं तुम्हारे लिए लिखा एक खत तुम्हारी बुआ रजनी के पास भेज दूंगी। समय आने पर रजनी तुम्हें यह खत दे देगी। अब मैं अपनी आप बीती तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। सुनो। भावना, मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मैं बहुत सुंदर थी। मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। एक दिन मुझे एक शादी में तुम्हारी दादी ने देख लिया। वो मेरी सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने मेरे पिता से अपने छोटे बेटे यानी कि तुम्हारे पापा के लिए मेरा हाथ मांगा। तुम्हारी दादी का कहना था कि तुम्हारे पापा मेरी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं, वह मुझसे शादी करना चाहते हैं।
यह सुनकर मुझे और मेरे घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। तुम्हारी दादी की बात किसी सपने की तरह लग रही थी, पर यही सच था। मैं शादी करके आंखों में हजारों सपने संजोए अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में मेरा बहुत भव्य स्वागत हुआ। उस हवेली में तुम्हारी दादी, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे ताऊजी रहते थे। तुम्हारे ताऊजी वहाँ के मठ के मठाधीश थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। मठाधीश को शादी करने का अधिकार नहीं था। मठाधीश का पद बहुत ऊंचा था। वहाँ के लोग तुम्हारे परिवार की बहुत इज्जत करते थे। तुम्हारे पिताजी खेती और जिम्मेदारी का काम देखते थे। हवेली बहुत बड़ी थी, पर वहाँ नौकर चाकरों की संख्या बहुत कम थी। जो थे वह उस हवेली के बहुत वफादार थे। अपनी सुहाग रात को मैं तुम्हारे पिताजी का इंतजार कर रही थी। रात बहुत हो चुकी थी, पर अभी तक वो नहीं आए थे। मैं उनका इंतजार करते हुए कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने पास तुम्हारे ताऊजी को देखा। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। तब उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, मेरा छोटा भाई किसी औरत को शारीरिक सुख नहीं दे सकता। मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, परंतु इस खानदान को वारिस देना भी जरूरी है। मैं तुम्हें पति का सुख दूंगा और फिर हमारे मिलन से जो संतान पैदा होगी वो मेरे छोटे भाई की कहलाएगी। मेरी माँ ने तुम जैसी लड़की को इसीलिए अपनी बहू बनाया है जिससे तुम कोई विरोध ना कर सको। अब हमारी बात मानने के अतिरिक्त तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। यदि तुमने विरोध करने की सोची तो तुम्हारी छोटी बहन को कोठे पर बिठाकर उसका जीवन नर्क बना दूंगा और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का जीना मुश्किल कर दूंगा। ये बात अच्छे से अपने जहन में बिठा लो। तुम्हारे ताऊजी की बात मानने के अतिरिक्त मेरे पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। तुम्हारे ताऊजी हर रात मेरे शरीर, मेरी आत्मा का बलात्कार करते। वह एक वैसी जानवर की तरह मेरे साथ पेश आते। जब मैं कहती मुझे तकलीफ होती है तो वह बेशर्मी से हंसते हुए कहते, मुझे औरतों को दर्द देने में मजा आता है। मैं हर रात दर्द से तड़पती पर कर कुछ नहीं सकती थी। इसी बीच तुम्हारी बुआ को प्यार हो गया। जब तुम्हारे ताऊजी को यह बात पता चली तो उन्होंने उनकी शादी एक अय्याश व्यक्ति से तय कर दी। तब मैंने तुम्हारी बुआ को घर से भगा दिया। मैं नहीं चाहती थी मेरी तरह उनका जीवन भी नर्क बन जाए। तुम्हारी दादी और ताऊजी को मुझ पर शक हो गया। इस बात का बदला लेने के लिए तुम्हारे ताऊजी मुझे और ज़्यादा परेशान करने लगे। अब वो रात में शराब पीकर मेरे जिस्म को नोचते, मुझे जख्मी करते। अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। घर के अंदर वैसी जानवरों की तरह व्यवहार करने वाला व्यक्ति बाहर धर्मात्मा बना फिरता था। इसी बीच तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म हुआ। मैं माँ तो बनी, पर तुम्हारी दादी तुम दोनों भाई बहन को मेरे पास रहने नहीं देती थी। सिर्फ दूध पिलाने के लिए मुझे देती थी। जब तुम 3 साल की थी तब तुम्हारे भाई का जन्म हुआ था। तुम्हें शायद मेरी कुछ याद हो, या हो सकता है तुम्हें मैं याद ही न हूँ। तुम्हारे भाई के जन्म के बाद मुझ में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। जब इस बात का एहसास तुम्हारे पिताजी, ताऊजी और दादी को होने लगा, उसके बाद तुम्हारे ताऊ के अंदर का जानवर और ज़्यादा खूंखार हो गया। अब मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त होने लगी थी। मुझे घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। तुम्हारा भाई जब 3 महीने का था उस दिन मुझे बहुत तेज बुखार था। पूरा बदन बुखार से तप रहा था। शरीर दर्द से टूट रहा था। दोपहर का समय था। तभी तुम्हारे ताऊजी आए और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं बीमारी के हालत में उनके वहसीपन को झेल नहीं पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे अंदर उठने की शक्ति नहीं थी। अब मुझ में जीने की लालसा खत्म हो गई थी। मैं किसी तरह उठी। मैंने तुम्हें खत लिखा। उस खत को घर की एक वफादार नौकरानी धनिया को दे दिया। धनिया सब जानती थी पर मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने धनिया को वह खत दिया और कहा, यह डाक पेटी में डाल दो। वह पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसे क्या पता चलता कि यह खत मैंने किसे भेजा है। उसके पहले मैंने जहरीली जड़ी बूटी खा लिया था।
कुछ देर बाद मेरी मौत हो गई। बाहर वालों को तो पता ही नहीं रहा होगा कि मैंने आत्महत्या की है। उन्हें बताया गया होगा मुझे किसी जहरीले जानवर ने काटा और मेरी मौत हो गई। पर घर वाले सच्चाई जानते थे। बड़े होकर तुम लोग कहीं मेरे विषय में कुछ जान ना जाओ, इसलिए मुझे विश्वास है तुम्हारे घर वालों ने शुरू से ही तुम दोनों भाई बहनों के मन में मेरे लिए जहर भरना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने मुझे ही गलत साबित किया होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे घर वालों के दोहरे व्यक्तित्व के बारे में जान गई हूँ। मेरी बेटी, जब तुम यह खत पढ़ोगी तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। पर यह सब जानने के बाद तुम अपने घर वालों को पुलिस के हवाले नहीं करना, वरना तुम्हारी माँ समाज के सामने रुसवा होगी। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी माँ समाज के सामने रुसवा ना हो, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले, तो तुम दोनों भाई बहन उन लोगों से दूर चले जाना। यही उन लोगों की सबसे बड़ी सजा होगी। एक दिन ईश्वर स्वयं उन्हें उनके किए की सजा देंगे। तुम दोनों भाई बहन इतना काम जरूर करना, अपने घर वालों को उनके घिनौने रूप का आईना दिखा देना। अब खत बंद कर रही हूँ। मेरा पूरा शरीर शिथिल पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जहर खाने के बाद खत लिखना शुरू किया था। यह मेरा पहला और आखिरी खत है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे भाई को खत नहीं लिखूंगी। तुम इसी खत को उसे पढ़ने को दे देना। तुम लोग सदा खुश रहो, यही मेरी मनोकामना है। अच्छा, अलविदा। तुम्हारी बदनसीब माँ पार्वती। अपनी माँ का खत पढ़कर भावना का हृदय दर्द से कराह उठा। अपने घर वालों से घृणा होने लगी। उसने अपने भाई को फोन मिलाया, उसे सभी बातें बताई। तब अवनीश ने बताया वह माँ का खत पढ़ चुका है, इसलिए वो इधर 1 साल से अपने घर नहीं आया। तब तक आपकी नौकरी नहीं लगी थी, इसलिए बुआ के कहने पर मैं चुप था। अब मैं भारत आ रहा हूँ और हम दोनों आखिरी बार उस हवेली में एक साथ चलेंगे, उन पापियों को उनके पापों का वही खाता दिखाने, अवनीश ने घृणा से कहा। 1 सप्ताह बाद अवनीश और भावना अपने पुश्तैनी हवेली पहुंचे। उन दोनों को एक साथ देख उसकी दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने भावना और अवनीश के आने की खबर अपने बड़े बेटे को दी। कुछ देर बाद भावना के ताऊजी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम पिताजी। अपने लिए पिताजी का संबोधन सुनकर उनके ताऊजी के साथ साथ उनकी दादी और उसके दिखावे के पिता भी चौंक गए। उनको चौंकता देख भावना और अवनीश ने उनके काले कारनामों का काला चिट्ठा खोल दिया। उन तीनों को धिक्कारते हुए वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली और हवेली में रहने वालों से रिश्ता तोड़कर चले गए। वह तीनों पापी इंसान अपने ही पाप के बोझ के नीचे दबे हुए उस पापी हवेली में अपने पापों के साथ अकेले रह गए। ये थी मेरी कहानी, माँ का आखिरी खत। कहानी आप लोग को कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। समीक्षा करके आप अपने विचार बताने का कष्ट करें। अगर कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।